अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमैर अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कारोबार। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं ई कॉमर्स पर। पाकिस्तान में अगर ई कॉमर्स की बात करें तो पाकिस्तान 40वां बड़ा मुल्क माना जाता है ई कॉमर्स के हवाले से। जहां 2020 के स्टैट्स पर नज़र डाली जाए तो कारोबार की मद में 4 अरब डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। नाज़रीन, अब ये मार्केट जो है ये दिन ब दिन बढ़ती तो जा रही है, पर बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट की कमी है। ज़ाहिर सी बात है, ट्रस्ट डेफिसिट देखा जाता है। आवाम की अगर बात करें, आवाम ट्रस्ट करते हुए घबराती है। बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आना भी चाहते हैं, क्या पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी फेवरेबल हैं, ये सवाल उठते दिखाई देते हैं। जब देखना ये है कि लोग जो ऑनलाइन बिज़नेस या ऑनलाइन स्कैम्स में भी इन्वॉल्व हैं, क्या उनकी तरफ से भी इस तरह की कोई रेगुलेशंस हुकूमत की तरफ से आते हैं कि इनको भी रोका जा सके। लेकिन बज़ाहिर बहुत मुश्किल दिखाई देता है क्योंकि इन स्कैम्स की वजह से आवाम का जो ट्रस्ट है ऑनलाइन कारोबार पर, या तो ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करने पर, या फिर कोई चीज़ ख़रीदने पर, या फिर अगर आप जाते हैं किसी वेबसाइट पे तो क्या वो वेबसाइट भरोसे के काबिल है या नहीं है, ये सारी बातें जो मिलाकर बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा करती हैं। अब देखना ये है कि इन सारे सवालात के जवाबात कौन दे सकता है। हुकूमत की तरफ रुजू किया जाए तो कोई सवाल शायद सॉलिड जवाब उस सवाल का नहीं मिलता। अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शुमैल दाऊद साहब ने। आप माहिर मुआशियात हैं, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च रखते हैं। सर, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तानी ई कॉमर्स यकीनन अब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट आना चाहिए था, जो इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए था, वो इम्पैक्ट क्रिएट ना हो सका। इसकी क्या वजूहात समझते हैं? जी देखिए, तमाम जितनी भी हमारी बिजनेस है, चाहे वो ई कॉमर्स है या जनरली हमारी पूरी इंडस्ट्री है, इसका ताल्लुक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ है। जी। हम जब तक हमारे पॉलिसीज ऐसी नहीं होंगी जो इन यूनिसन या एक इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट नहीं करते जहां पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आना और जो भी इन्वेस्टर है उसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इजीली बाहर रिपैट्रिएट हो सके, ये जब तक हम आसानी नहीं पैदा करेंगे तो वो जो हम चाहते हैं, जो स्केल क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्रिएट होना उस तेजी से नहीं होगा। हालिया हम सुन रहे हैं कि बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है, वेंचर कैपिटलिस्ट ने भी इन्वेस्टमेंट की है, सीड फंडिंग भी आई है, सीरीज ए फंडिंग भी आई है, लेकिन क्या वो आगे उसी कंटिन्यूएशन, यानी जब हम कंपेयर करते हैं सिलिकॉन वैली से या जी। सब कॉन्टिनेंट में या दूसरे जो जगह हैं, तो हमें फिर ये देखना होगा कि वहां पर क्या सहूलतें हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो तो ग्लोबल इन्वेस्टर है और वो तमाम चीजों को कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर वो सिंगापुर में कर रहे हैं, मलेशिया में कर रहे हैं, टर्की में कर रहे हैं, तो दे आर कंपेयरिंग। ये एक ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक वाहिद मार्केट है जिसको वो कंसिडर कर रहे हैं। सो देयर इज जी। ऑलवेज दिस कॉम्पिटिशन इज देयर। सही। अच्छा सर, हमारे अगर ऑनलाइन बिजनेसेस की बात करें तो क्या हमारे लोग आज भी ऑनलाइन बिजनेसेस पे ट्रस्ट करते हुए घबराते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा तासुर है कि अगर ऑनलाइन कारोबार किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ऑन ग्राउंड प्रेजेंट नहीं है, उसकी प्रेजेंस नहीं है उसका ऑन ग्राउंड। तो अगर एक इन्वेस्टमेंट है, जाहिर सी बात है, फ़र्ज़ करें अगर अगर उस तबके की बात करें जो अपनी सैलरी से एक इनकम निकाल के अपने कारोबार पर लगाने की कोशिश करते हैं या कोई नया कारोबार शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो ट्रस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस पर? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जिस बिजनेस की प्रेजेंस ना हो ऑन ग्राउंड। देखिए, पहली बात है कि अभी हम बहुत अर्ली स्टेज पे हैं। अगर हम देखें रिटेल सेक्टर में मुख्तलिफ जो नाम हम देखते हैं ई कॉमर्स में वो जी। सामने आ रहे हैं, उसमें डेफिनेटली ग्रोथ अगर देखें तो बड़ी अच्छी हो रही है। इसी तरह हमारे रियल एस्टेट के और इसी तरह कुछ और हमारे सेगमेंट्स हैं जो ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। बाकी हमारा ज्यादा जो बड़ा सेगमेंट है वो फ्रीलांस के तौर जी। पे है। सप्लाई चेन के अंदर अभी रिसेंटली हमने देखा कि सप्लाई चेन में चाहे हमारी कैब सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं या सप्लाई चेन से रिलेटेड हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आई है और वो ग्रो ही करना शुरू हुई हैं। जी। लेकिन ओवरऑल आपकी बात सही है और जो आपका सवाल है वो ये कि क्या हमारी हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे जो ज्यादा लोग हैं, क्या वो इतना ट्रस्ट करते हैं कि ये वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट हो सकें? क्या वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्रिएट होंगे उन इन्वेस्टर्स के लिए? तो ये डेफिनेटली इसके अंदर हुकूमत की तरफ से जो हमारा सेगमेंट है, जी। साइबर सिक्योरिटी बड़ी अहम होगी। सो एज आई सेड कि वो पॉलिसीज के इन्वेस्टमेंट आसानी से आ सके, कि जी। वो पैसे यहाँ पे रेज करें या इंटरनेशनली रेज करें, वो आसानी से कर सकें।
और सिमिलरली अभी भी यहाँ पर हमारे पास जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अभी तक जो हम अट्रैक्ट नहीं कर सके, चाहे वो पेपाल हो या इस तरह के बड़े नाम हो। अभी भी हम किसी जगह पे अगर हम जाके ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान का नाम ही उसमें इंक्लूडेड नहीं होता, या हमें वो कहते हैं कि जी इस आपके खित्ते में ये चीज या ये सहूलत मौजूद नहीं। तो ये जब तक हम वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है वो विन करने के लिए हमें वो तमाम वही चीजें करनी पड़ेंगी जो हमारे से पहले मार्केट्स ने की हैं। जब तक हम उस लेवल पे मैच नहीं करेंगे तो हम उस तरह की सीरियस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है और वो इकोसिस्टम नहीं क्रिएट कर सकेंगे। सर अब यहाँ पे आपने दो चीज़ों का जिक्र किया, पेपैल, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे मज़ीद, लेकिन ये बताइएगा कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ख़ासतौर पर जो ऑन ग्राउंड जिनकी प्रेजेंस है, जिनकी प्रोडक्ट्स इस तरह की हैं कि वो अफोर्ड करती हैं कि प्रोडक्ट को कंज्यूमर एंड तक पहुँचाया जाए, और जो ट्रेवल कॉस्ट है वो भी नॉमिनल सी उसमें शामिल हो जाए, फिर उसमें एडिशनल अगर कॉस्ट भी लग जाते हैं, टैक्सेस भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो अपने घर से कारोबार शुरू कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस, और वो इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, अगर वो इन सारी चीज़ों को अफोर्ड करने लगा तो प्राइस जो है वो बहुत ऊपर चली जाएगी, सेल प्राइस बहुत ऊपर चली जाएगी, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी बहुत कम हो जाएगा। अब ये सारे लोग क्या करें, क्योंकि चैलेंजेस अपनी जगह तो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं ना पाकिस्तान में। सही है, लेकिन हैविंग सेड दैट के इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारे लोग बहुत से नए स्टार्टअप्स आप देखते हैं और बड़ी जिसे कहते हैं फ्रॉम स्क्रैच की स्टोरीज हमें नजर आ रही हैं। चाहे वो ज्यादा तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली डोमेस्टिक कॉमर्स की जो अभी आप बात कर रहे हैं वो ज्यादा हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ा मुल्क है। एक तो वो सेगमेंट है, ज्यादा लोग जो बहुत तरक्की कर रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं या आपको नजर आती हैं सक्सेस स्टोरीज, वो ज्यादा एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं कि वो कोई प्रोडक्ट यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग के जरिए यहाँ पे बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और वो फिर एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। ऑर्डर्स चाहे वो अमेजोन के लिए FBA हैं या वो और किसी स्टैंड अलोन है या वो किसी को जिसे कहते हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन में कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई चीज ऑफर करें। लेकिन आपकी बात सही है कि उस तरह से जो है फ्रीलांसर्स तो काम कर रहे हैं जो बहुत लो एंड की यानी कि सर्विसेज तो दे रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू एडिशन है मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से वो स्टार्टअप करने के अंदर अभी उस तरह से आसानी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। लेकिन जैसे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स मुख्तलिफ जगहों पे इस्टेब्लिश हुए हैं, वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर काफी हद तक रोल अदा कर रहा है। आई थिंक कि गवर्नमेंट को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं विद द हेल्प ऑफ जो ये एसोसिएशंस हैं जो इस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, आई थिंक कि उनको खासतौर पे टैक्सेशन की मद में जो है ना वो आसानी पैदा करनी होगी ताकि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम अट्रैक्ट कर सकें। और फिर ये याद रखें कि हम बहुत सी चीजें जो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उनका जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, चाहे आप कोई क्लोथिंग लाइन से कर रहे हैं या किसी और एक्सेसरी से आप क्रिएट कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई सेगमेंट होगा जो यहाँ पे नहीं बन रहा या वो उतना सस्ता नहीं है। वो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसकी जो टैक्सेशन है जो बड़े सतह पे, तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स को हुकूमत ने सपोर्ट किया है, लेकिन जो इंडिविजुअल सेगमेंट्स हैं उनके लिए वो टैक्सेशन काफी ज्यादा स्टीप है। आप देखें कस्टम ड्यूटी 20% और फिर सेल्स टैक्स, एडिशनल सेल्स टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वो मिलाएं तो वो 30-40% से ऊपर चला जाता है। तो बहुत ही वो चैलेंजिंग हो जाता है और वहां पर छोटे लेवल पे जो ग्रोथ है वो नहीं होती। और फिर इसमें सबसे अहम चीज जिसको मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ जो हमारा एक मिसिंग लिंक है वो एक्सेस टू कैपिटल है। अब इंडिविजुअली अगर किसी ने आज काम शुरू करना है तो हुकूमत इस वक्त बहुत ऑफर कर रही है कि जी अगर आप एक नौजवान कामयाब स्कीम है तो 5 लाख रुपए के साथ आप मुझे बताइए कि अगर कोई स्टार्ट करता है तो वो बहुत कोई सीरियस लेवल का काम नहीं हो सकता, माइक्रो लेवल पे तो हो सकता है। तो एक्सेस टू कैपिटल जो विदाउट कोलैटरल जो है वो अभी भी सीरियस लेवल की फंडिंग मौजूद नहीं है। वेंचर कैपिटलिस्ट पूरी मार्केट में बहुत कम है, उस तरह से नहीं है, अभी आए हैं लेकिन वो अगर हम देखें जो टोटल मुल्क के जो साइज है उसके लिहाज से बहुत कम है उनकी तादाद। सर आपने बिल्कुल मेजर इंपेडिमेंट्स हैं। राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जाहिर सी बात है जो एक्सेस टू कैपिटल है वो भी बहुत मुश्किल है अभी। सर यहाँ एक सवाल ये बनता है कि कोई ख़ास रेगुलेशंस हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आते, ख़ास कोई रेगुलेशंस हैं नहीं व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन बिजनेसेस या फिर ई कॉमर्स की अगर बात करें। क्या इस इकॉनमी को, जो ई कॉमर्स इकॉनमी है, क्या इसको अभी भी हम ग्रे इकॉनमी समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो कैश पर डीलिंग होती है? देखिए अगर इसको ग्रे इकोनॉमी, सबसे पहली बात यह है कि टैक्सेशन आप कम करें ना। अगर आप चाहते हैं कि लोग जो प्रोसीड्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर लेके आए तो
एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैं एक फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स के अंदर या किसी भी सेगमेंट के अंदर बाहर से फंडिंग लाना चाहता हूं, या मैं अपनी कंपनी को एक प्रेजेंस बाहर ऑफशोर देना चाहता हूं, जी उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर आप बाहर के मुल्क में किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, पैसे रेज करते हैं, अगर आप उसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन और स्टेट बैंक के थ्रू वापस लाते हैं, तो उसमें बड़ी हैवी टैक्सेशन है जो आपको पे करनी है, सही और एक हद तक। लेकिन जब आप 10-15 मिलियन डॉलर से ऊपर चले जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर टैक्सेशन जो है वो तकरीबन जीरो है, एक्चुअली वो जीरो रेटेड है। तो अब हम चाहते हैं कि जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें, तो उनके लिए आपने टैक्सेशन इतनी हाई रखी हुई है कि वो जो है वो सक्सेसफुल ना हो सके। तो जब तक हमारी पॉलिसीज जो हैं वो इसकी इंकरेजमेंट नहीं करेंगी इनको बरूए कार लाने में, तो वो ग्रोथ नहीं हो सकेगी, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हो सकेगी। तो टैक्सेशन एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से डिस्करेजमेंट फैक्टर है। और उसके साथ जी साथ जी आप ये देखें कि पैसे लोग बाहर इसीलिए रख रहे हैं कि जब उनको यहाँ लाने की कोशिश करते हैं या वो शुरू में इन्वेस्टमेंट रेज करने की कोशिश करते हैं, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट जैकेट की तरह हैं। वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आपकी ग्रोथ को या आपकी जो यानी आगे प्रोग्रेशन है उसको रोकते हैं। तो ये जब तक हम इसको प्रोग्रेसिव नहीं करेंगे, डायनामिक नहीं करेंगे, अट्रैक्टिव नहीं करेंगे, तो ये जाहिर बात है वो जो लेवल हम इकोसिस्टम जी क्रिएट करना चाहते हैं वो नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये यहाँ बात ये भी की गई कि अगर आप माजी में उठा के देखें तो हुकूमत की जानिब से दावे ये किए गए कि एक ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, एक ऐसी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्रिएट कर दी जाएंगी जिसमें लोग बाहर से आएंगे, हमारा जो यूथ है ख़ास तौर पर वो बाहर से आएगा पढ़ कर, फिर यहाँ आके काम करेगा। अब नौकरियों की अगर बात करें तो नौकरियाँ जो हैं वो भी काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार हुए, फिर कोविड ने एक ख़ास रोल प्ले किया इसमें, इस सारी सिचुएशन में। अब इसको किस तरह देखते हैं सारे सिनेरियो को, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हो गया है जवान के लिए भी, जो नौजवान तबका है, यूथ हमारा है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। अब वो कंफ्यूज है, नौकरी करें तो नौकरी है नहीं मार्केट में, और अगर वो कारोबार की तरफ आना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अभी आपके सामने आज ही जब हम बात कर रहे हैं, आज ही जिस तरह से आपकी फ्यूल प्राइसेस और चीजें बढ़ रही हैं, नो डाउट कि ये फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हुकूमतें और जो प्लानिंग कमीशन और तमाम जो गवर्नमेंट होती है वो इन चीजों को फोरकास्ट करती है। देखिए, जी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अगले 5 साल 10 साल की फोरकास्टिंग करते हैं, और उन्होंने ये तमाम विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स ये तमाम डायनामिक्स जो हैं उनको प्लान किया होता है। अभी यहाँ पर ये सिचुएशन है कि जॉब्स ना होने के अलावा जो लिविंग है वो भी मुश्किल होती जा रही है, जी और इनोवेशंस जो हैं वो कोई इनोवेटिव कहीं ऐसे डोमेन्स नजर नहीं आ रहे। हमारे आज भी जो ड्राइवर्स हैं जो इकोनॉमी को चलाते हैं वो वही हैं। तो ये जब तक हम इस सारे डायनामिक को चेंज नहीं करते, हम इनको आईटी के जरिए हम वैल्यू एडिशनल सर्विसेज सेक्टर को आगे नहीं लेके आते, डोमेस्टिक कॉमर्स के लिहाज से भी और एक्सपोर्ट के लिहाज से भी, उस वक्त तक हम वो इकोसिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे, वो जॉब्स नहीं क्रिएट करेंगे, और जाहिर बात है यही एक बहुत बड़ा सेगमेंट बनता जाएगा। और वो जो यूथ है वो इसको डॉक्टर साहब, कोशिश कर रहा है, डॉक्टर कहीं साहब पे भी अगर ऑप्शन अगर मिले वो जाएं। कंपैरिजन, और जी जी, बिल्कुल अगर कंपैरिजन में आ जाएं पुरानी हुकूमतें जो गुजरी, जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, अगर उनको कंपेयर किया जाए हाल में अगर देखें तो जो सिचुएशन अब पैदा हुई है, माजी में अगर ये सिचुएशन को का एनालिसिस किया जाए तो काफ़ी बेहतर भी दिखाई देती है, क्योंकि ज़ाहिर है डॉलर जो था, चाहे वो आर्टिफिशियल इंजेक्शन, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगाया जाता है ना कि आर्टिफिशियल इंजेक्शन थी, बात ये भी की जाती है कि उन्होंने किसी तरह डॉलर को सस्टेन करने के लिए डॉलर की ही इंजेक्शन की हुई थी। अब इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब जो डॉलर की रफ्तार है वो तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। देखिए, देखिए ये जो डिबेट है ना, नेशनल डिबेट के जी उन्होंने जी ये किया हुआ था और फलाने ने ये किया हुआ था, ये टोटली इमटेरियल और इररेलेवेंट है। और उसकी वजह ये है कि अगर आज आप देखें कि आप अंडरलाइंग जो आपके जो ड्राइवर्स हैं, आपके जो जी कॉस्ट हैं, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, वो तमाम की तमाम में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आया। ये जो पॉलिसी है आपने आर्टिफिशियली फ्लोट रखना है, ये एक स्ट्रैटेजी है। जी और ये हम कोई वाहिद मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर हमारे अलावा बहुत से मुल्कों ने ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की कि उन्होंने आर्टिफिशियली इन्फ्लेट रखा जब तक कि वो इनकरेज नहीं हो गए। मलेशिया एक एग्जांपल है और बहुत से मुल्क हैं। जी सो ये एक स्ट्रैटेजी थी जो उस वक्त के लिए कारगर थी। तो कोई भी ये शख्स कहे कि जी वो स्ट्रैटेजी नाकाम थी और हमारी कामयाब थी, तो आपके सामने है कि हमने ऑलरेडी अब डिवेल्यूएशन हो के हम जहां पर पहुंचे हैं, और ये जो नजर आ रहा है ये कि ये ट्रांजिएंट है, ये हम काफी महीनों से या पिछले
जी, ऑलमोस्ट 1 साल से सुन रहे हैं कि ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। हमने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड करता गया है और वो जी, खासा स्लाइड किया। तो ये लग रहा है कि ये इसकी रीजन ये है कि हमारी वही जो फंडामेंटल्स हैं उनमें तब्दीली नहीं है। अगर आप इसके ऊपर से जो ब्लेम कल्चर है इसको निकाल दें तो 70 ईयर्स या 72 ईयर्स का जो हमारे पास जो एक ट्रेंड आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन को आप अगर आप एक जी, उसके ऊपर ग्राफ पे डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो ऊपर की तरफ को नहीं जा रहा, वो नीचे की तरफ को जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो चीजें हो, तो वो चीजें जो हैं जो इसमें वेरिएशंस हैं, उस वेरिएशंस को वो अगर आप निकाल देते हैं तो आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आती है। और वो ट्रेंड लाइन जो है अनफॉर्चुनेटली वो अभी डाउनवर्ड ही है, अपवर्ड नहीं है। तो जब सही। तक आप वो रिफॉर्म्स जो रिक्वायर्ड हैं लिप सर्विस के साथ काम नहीं चलेगा, आपको बड़े सीरियस और हार्ड किस्म के जो हमारे हार्ड वायर्ड रिफॉर्म्स हैं वो करने पड़ेंगे। राइट। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे एक तासुर, एक सोच ये भी है कि एक खौफ पाया जाता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की। अगर बात करें, माजी में आपने देखा ब्लैक वेब पे बहुत सा डेटा लीक भी हुआ, बहुत से बैंक्स जी, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए इसमें। अब जाहिर है बिल्कुल। अवाम जो है वो इस हसासियत में की तरफ नहीं जाती, वो देखती है जी अगर मैंने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लिया और वो कहीं लीक हो गया तो जाहिर है उस पर बिल्कुल। बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अब इस तासुर को किस तरह ज़ायल किया जाए, इन स्कैम्स को किस तरह रोका जाए, देखिए क्योंकि हुकूमत की जानिब से देखिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं दिखाई देते। जी, मैं आपको बताता हूँ कि होते तो बाहर भी हैं, जी, मेरे अपने भी एक्सपीरियंस में आए हैं ऐसी चीजें, जबकि वहाँ बहुत ज्यादा अवेयरनेस और सिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ पर जो जिस लेवल की चीज होती है कि आपका स्टेट की जो ऐसी वेबसाइट्स हैं या जी, एफबीआर की या किसी, वो अगर हैक हो जाती हैं तो वो बड़ी एक बदमजगी और एक बड़ा गलत तासुर जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट साइबर सिक्योरिटी की जी, चाहिए, जब तक वो उस सतह की साइबर सिक्योरिटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो लोगों का ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा। तो हमें हुकूमत की सतह पे, प्राइवेट सेक्टर में, बैंकिंग की सतह में भी हमने देखा कि बहुत लैप्सेस हैं। उन्होंने उस लेवल के सॉफ्टवेयर नहीं खरीदे हुए, उस लेवल के एक्सपर्ट्स नहीं हायर किए हुए जी। जिनको उनको रखना चाहिए। और जब तक वो एक खास लेवल की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इसको मजाक के तौर पर लेंगे, तो ये कभी भी लोगों का ट्रस्ट उस सतह पे नहीं डेवलप होगा कि जिसमें हम वो दुनिया के साथ जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसके अंदर हम अपनी कॉमर्स को लेके आ सकें। राइट सर, अभी अभी चूंकि स्कैम्स की बात हो रही है, एक और बहुत बड़ा मसला ऑनलाइन शॉपिंग का ख़ास तौर पे अगर जिक्र करें या ई कॉमर्स का जिक्र करें, तो लोगों के जहनों में एक ये भी तासुर है जी मेरे पैसे मैंने अगर पे कर दिए पहले एडवांस में, तो मुझे जो प्रोडक्ट दी जाती है वो भी बहुत सब स्टैंडर्ड है, दिखाया कुछ जाता है, भेजा कुछ जी, जाता है, तो फिर उसके स्कैम्स बाद आते हैं। जी बिल्कुल, जी, उसके बाद अगर देखी जाए तो पेमेंट्स, काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जिन्होंने सिर्फ पेमेंट्स करने के लिए मुख्तलिफ नाम से अपने आप को रजिस्टर करा रखा है वेब पे। अब वो पेमेंट ले लेते हैं, उसके बाद ना प्रोडक्ट आता है ना उस तरह कोई चीज़ डिलीवर होती है। इन सारी चीज़ों में भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है। अब इस चीज़ को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि रेगुलेशंस तो हैं कोई नहीं। जी, रेगुलेशंस बिल्कुल गवर्नमेंट को और जो बॉडीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट बैंकिंग, तमाम को मिलके एक पेश पे बैठ के अपने रेगुलेशंस जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और somebody हैज टू बी अकाउंटेबल। बाहर की दुनिया में कस्टमर सर्विसेज, अमेजोन का हम चूंकि सब नाम लेते हैं और वो सबसे बड़ा प्रेजेंस है उसका, जी, उस पे कस्टमर सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो इतनी इतनी हाई लेवल की है कि इट्स अनमैचेबल। जी, आपकी कोई प्रोडक्ट अगर खराब होती है और आप उसको कंप्लेन करते हैं तो वो अक्सर औकात वो प्रोडक्ट कहते हैं आप अपने पास रखें, और उस को पेनलाइज करते हैं मर्चेंट को, और बड़ा सीरियस किस्म का पेनलाइज करते हैं। तो वो इतनी स्ट्रिक्ट, ईबे के ऊपर भी, हालांकि ईबे के ऊपर भी स्कैम्स होते थे लेकिन ईबे पे भी, और फिर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जब तक जी, वो पोर्टल्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और फिर रेगुलेटर हैं, ये मिलकर काम करेंगे, और जो ऐसे लोग हैं जो कि ऑथराइज नहीं है वो अगर इसको फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको बंद करेंगे, तो उसके बगैर लोगों का वो ट्रस्ट नहीं होगा। देखिए, कैश ऑन डिलीवरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती। हाँ जी, ये तो बहुत ही रेयर है कि सारी दुनिया में यू पे इन एडवांस, या यू थ्रू क्रेडिट कार्ड या थ्रू योर माइक्रो फाइनेंस का जो भी कोई और जी, जी, पोर्टल होता है उसके थ्रू। तो कैश ऑन डिलीवरी तो बड़ा रेयर है कि जी आपको वहां पे कोई डिलीवर करे और फिर आप उसको कैश दें। तो ये एक बहुत बड़ी, जब तक आपकी ट्रांजैक्शन का मैक्सिमम हिस्सा कन्वर्ट नहीं होता कैश ऑन डिलीवरी से दूसरे पे, उस वक्त तक यही लग रहा है कि लोगों का ट्रस्ट अभी उस लेवल पे नहीं है। तो कस्टमर सर्विसेज बहुत जबरदस्त होने की जरूरत है हर पोर्टल की, और गवर्नमेंट को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और स्टेट बैंक है उनको बड़ा स्ट्रिंजेंट साइबर सिक्योरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सर आपने जिक्र किया था यहाँ पे कि अगर कोई नौजवान अपना कारोबार शुरू भी करना चाहता है, ज़ाहिर है कुछ बहुत बहुत ज़्यादा कोई
मौक़े हुकूमत की तरफ से नहीं दिए गए हैं अभी तक। कामयाब जवान लोन एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसमें भी 10 लाख के टियर से ऊपर जो टियर है उसमें आपको कोई ना कोई गारंटी रखवानी है। अब ज़ाहिर है वो इंसान जो जो नौकरी पेशा है या फिर उसके कोई एसेट्स नहीं है, वो अपना कौन सा एसेट रखवा कर कारोबार शुरू कर सकता है। अब इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, इनको किस तरह देखते हैं आज के सिनेरियो में, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आसमान छूती दिखाई देती है। जी, देखिए, मेरी मेरी राय इसके बारे में हमेशा से जिस भी फोरम पे मुझे मौका मिला है बात करने का, वो ये हमेशा रहती है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। जी क्योंकि अगर हम ये कहें कि हम एक सर्टेन अमाउंट के लोगों को 5-5 लाख दे रहे हैं, तो वो कभी भी उसकी जो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं क्रिएट होता, जॉब्स नहीं क्रिएट होती, और वो आगे सही मानों में आगे ग्रो नहीं कर पाता। उसकी बजाय आप क्वांटिटी को कम करके क्वालिटेटिवली चीजों को करें और उनके हैंड होल्डिंग करके उनको वाकई ही फॉलो करें। तो जब प्रोजेक्ट की नौयत इस तरह की हो कि आप उसको फॉलो कर रहे हो जो लेंडर है, जी तो फिर उसकी क्वालिटी डेफिनेटली बेहतर होती है। डेफिनेटली फिर जब आप उस लेवल की इनपुट ले रहे हैं तो उसमें कोलैटरल्स को भी रिमूव करें और प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग को लेके आए, ताकि प्रोजेक्ट की इतनी स्ट्रेंथ हो कि जो बैंक है या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसका ट्रस्ट हो। जब लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट ये है कि हम अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं जी इस बुनियाद पे कि कोलैटरल मौजूद है, इसका मतलब कि वो उस जो एक्चुअल जो पैसे जिस प्रोडक्ट के लिए, जिस सर्विस के लिए वो दे रहे हैं, उस पे उनका जो है यकीन नहीं है, इसका मतलब है कि इट्स बाउंड टू बी अ फेलियर या इट्स देयर आर लेस चांसेस ऑफ इट्स सक्सेस। यहां से आपको नजर आती है कि नीयत जो है वो ठीक नहीं है। जब तक हम लैंडर और लेने वाला दोनों जी की नीयत ठीक करने के लिए हमें अपना फ्रेमवर्क जो है उसको लुक करना पड़ेगा। पिछली जो हुकूमतें उन्होंने हमेशा यही किया है, उसका नाम तब्दील कर दिया, जी कहीं उसको हमने डोनेशन कर दिया, कहीं हमने कोई और नाम रख दिया, यूथ कर दिया, कोई कैब कर दिया, कोई और चीज कर दी, लेकिन पैसे देने का तरीका यही था कि जी आप यंग हैं, आप एलिजिबल हैं, आप पैसे ले लें और उसकी जगह कोलैटरल रखवा दें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पे ये कि अब अगर टैक्सेशन की बात कर लें, हमेशा ये शिकायत की जाती हैं, चाहे वो एफबीआर की तरफ से हो, हुकूमती इदारों की तरफ से हो, जी टैक्स नहीं पे किया जाता। हालांकि जब तक अगर बात करें, जितना टैक्स गरीब तबका या डेली वेजेस पे काम करने वाला तबका या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने वाला तबका सेल्स टैक्स की मद में देता है, शायद ही मेरा ख्याल से टैक्सेशन जो है वो टैक्स कोई और देता हो। अब ये बताइएगा कि हर शख्स कहीं ना कहीं टैक्स तो अदा कर रहा है, लेकिन जो मरात मिलनी चाहिए हुकूमत की जानिब से या जो आसानियाँ पैदा होनी चाहिए, अब गाड़ियों की मद में इतना सारा टैक्स ले लिया जाता है, लेकिन ना रोड्स फराम किए जाते हैं, जी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर फराम किया जाता है। इस देखिए सारी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? देखिए हुकूमत, अगेन ये ट्रस्ट डेफिसिट का ही मसला है। जी लोग क्यों नहीं देना चाहते पैसे, और ऐसा नहीं है कि वो देते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो अंडर द कारपेट बहुत से और सेगमेंट्स को पैसे दे देते हैं। वो इस वजह से देते हैं, एक तो वो हैसल फ्री चाहते हैं, वो जी चाहते हैं कि एक बंदे को पैसे दें और जान छोड़ें मेरी, मुझे काम करने दें। तो हुकूमत क्यों नहीं ऐसे ऐसे एवेन्यूज क्रिएट करती। जी तो कहने का मकसद ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट ये है कि आप जो हुकूमत जो कलेक्शन करती है उसके बाद वो बेदरेग और गलत इस्तेमाल जब करती है, तो लोग जो हैं वो उनके अंदर एक हेट्रेड पैदा होता है कि ये हमारे पैसे जो हमने बड़ी मुश्किल से कमाए, हम कहीं और यूज कर लेते, इन्होंने तो जाया कर दिए। जी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस लॉस कर रही हैं। तो द गवर्नमेंट हैज टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर। और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं, वो गैर जरूरी एक्सपेंडिचर्स करते हैं, ऑन ट्राज जा रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने पिछली वाली हुकूमत से कम किए। मैं जी कल सुन रहा था एक जो एडवाइजर थे इनके पंजाब गवर्नमेंट के, वो कंपैरिजन कर रहे थे कि जी पिछली गवर्नमेंट ने ये किया, हमने ये किया। लेकिन ये नहीं है, हमें बहुत बड़े सीरियस किस्म के रिफॉर्म्स चाहिए। जी हमारी अभी भी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वेरी हैवी फुटेड हैं, और फिर ऐसी ऐसी कंपनीज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, वो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं। जी तो जी वी हैव टू रियली रिविजिट दैट। तो वो ट्रस्ट डेवलप करने की जरूरत है। दूसरा, टैक्सेशन के रेट को कम करें। ये हम अभी भी उस विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं कि जी आईएमएफ की तरफ से हमारे पे प्रेशर है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे जो वो दे रहे हैं, लेंड कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है। वो कह रहे हैं जी कि आप तो इतने कलेक्ट करें या आप बढ़ाएं। तो हुकूमत ने देखा कि उन्होंने जहां पे भी टैक्स रेट्स को रिवाइज किया, कोई इंसेंटिव दिया, वहां पे जी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का अभी देखें, जो इंडस्ट्री को एक प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इंसेंटिव दिया, लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया। तो इसी तरह से आपने देखा एक्सपर्ट्स ने रिस्पॉन्ड किया। तो ये जी हमारे पास ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं, ये शो कर रहे हैं कि ये लोग इंसेंटिव को रिस्पॉन्ड करते हैं, हैवी हैंडेडनेस को नहीं करते हैं, कोहर्शन को, कोर्सिव तरीकों को नहीं करते हैं। तो आप जब तक हुकूमत हैवी हैंडेडनेस और कोर्सिव टेक्निक्स इस्तेमाल करते रहेंगे और हाई टैक्स रेट्स को जारी रखेंगे,
तो हम वो अहदाफ हासिल नहीं कर सकेंगे और लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा। सही। अच्छा सर, अब टैक्सेशन की बात हो ही रही है तो यहाँ पे ये भी देखा गया कि अब चंद ही लाख लोगों ने जब टैक्स जमा कराना शुरू किया या उस वेबसाइट पे जोर डाला गया तो वो सिस्टम पूरा बैठ गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग टैक्स रेट में आ भी जाते हैं और वो टैक्स अदा भी करना शुरू कर देते हैं, क्या हमारे इदारे तैयार हैं इस चीज़ को कैटर करने के लिए? क्योंकि अभी तक जो सिस्टम है वो बहुत ही इमेच्योर दिखाई देता है। देखिए, अब बात वहीं वहीं आ जाती है कि हुकूमत की जो मुख्तलिफ मशीनरी है वो अभी तक आईटी सेक्टर को और ई कॉमर्स को और ये पूरा जो जिसे आप कहते हैं जिससे पूरी ई गवर्नेंस होनी है, जी। इसको उस सीरियस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने को अभी तक उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। उनके लिए गाड़ियां और इंफ्रास्ट्रक्चर और वो चीजें आज भी वो हैं, लेकिन जी। वो ये नहीं समझ पाए कि इस वक्त जो खासतौर पे कोविड के अंदर भी हमने देखा कि दुनिया की जो गवर्नेंस है वो कितनी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये जब तक सीरियस इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और हम अगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स और बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जी। विन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, तो अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं हम वो उस लेवल की क्वालिटी ला सकते? तो ये हमें उस लेवल की क्वालिटी लानी पड़ेगी। सीरियस लेवल के ईआरपीज क्रिएट करने पड़ेंगे, ई गवर्नेंस के हमें मैकेनिज्म्स डेवलप करने पड़ेंगे, डायरेक्टली आपके डेबिट क्रेडिट, एंड इट शुड बी लाइट स्पीड। अब ये नहीं हो सकता कि हम अभी भी किसी चीज को कहते हैं कि हमने ई गवर्नेंस तो कर दी है, लेकिन फिर आप उसका एक सेगमेंट जो है वो आखिर में छोड़ देते हैं कि जाके फलाने जगह से आपने साइन करवाने। तो इट नीड्स टू बी फुल प्रूफ, इट नीड्स टू बी एंड टू एंड। नादरा डेफिनेटली इज अ सक्सेसफुल मॉडल। आई थिंक के बाकी गवर्नमेंट को भी उसी मॉडल के साथ आगे चढ़ना चाहिए। राइट सर। सर ज़बरदस्त। सर एक आखिरी आपसे सवाल ये कि वो लोग जो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर यूथ, उनके लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि हमारा ज़्यादातर इस प्रोग्राम का मकसद भी यूथ को अवेयर करना है, उनको कारोबार की तरफ लाना है, उनके फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करना है, तो अगर एक मैसेज, क्योंकि आप भी बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई एक मैसेज अगर यूथ के नाम आप करना चाहें। देखिए, मैं तो यूथ को ये कहूंगा कि जिस काम को भी करें वो नाइवली ना करें, उसको जी। बहुत डेप्थ में स्टडी करें। बेस्ट ये है कि पहले आप उस सेगमेंट के साथ या उस सेक्टर के साथ कुछ अर्सा काम करें, राइट। सीखें, उसके इन्स एंड आउट्स को जानें और उसके अंदर जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके और फिर उसकी जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं एमवीपी तैयार करें, उसको टेस्ट करें, जी। फिर आप मार्केट में जाएं। स्टार्ट स्मॉल, बहुत बड़े ज्यादा पैसे लेके उसको एकदम उस तरह से ना करें, ताकि आप एक बीज लगाएं और उसको ग्रो करें उसके साथ। लेकिन पहली चीज होमवर्क है और पहली चीज है उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज। जब तक आप वो ना करें, इस तरह ब्लाइंडली ना छलांग मारें, फिर आप कामयाब होंगे और प्रोडक्ट जो है आपका या सर्विस जो है वो कामयाब होगा। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। जैसा कि शुमाइल दाऊद साहब कह रहे थे जी कि ख्वाब बड़े ज़रूर देखें, लेकिन जाहिर सी बात है स्टार्ट विद द मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, यानी बहुत छोटे लेवल पर स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस ग्रो करे और बहुत बड़ा बिज़नेस ग्रो करे तो उसे स्टार्ट करें, लेकिन छोटा स्टार्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर है स्टेक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें स्टेक पे लग जाती हैं, आपका पैसा है, आपका टाइम है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट है। कारोबार ज़रूर शुरू करें, लेकिन कोशिश करें कि जितने छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं उससे स्टार्ट करें और फिर डेफिनेटली वो दिन ब दिन आपका जो कारोबार है वो बड़ा होता जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। कीप वॉचिंग कारोबार्स।